एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स 360। जैसे कि हमारी मार्केटिंग की सीरीज चल रही थी और फर्स्ट चैप्टर जो प्रोडक्ट है मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो भी मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिए हैं। ठीक है, जो भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं कंप्लीट मैंने वन शॉट वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दी थी। आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है प्राइस, ये देखने वाले हैं कि प्राइस किस तरीके से जो है फिक्स किए जाते हैं, प्राइस का क्या इंपॉर्टेंस होता है मार्केटिंग में, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं एग्जाम में वो सारे क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक है हमारा आज का प्राइस और मीनिंग ऑफ प्राइस से हम शुरू करेंगे। तो प्राइस जो हमारे फिलिप कोटलर जी हैं इन्होंने प्राइस के बारे में बताया है, प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज फॉर प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, तो प्राइस क्या है, कोई अमाउंट या मनी जो कि हम प्रोडक्ट या सर्विस के बदले में देते हैं। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू विलियम स्टेटन, अब देखिए विलियम स्टेटन के बारे में ना भी पढ़े तो भी कोई मतलब आपको एक डेफिनेशन याद करनी है और हमारी डेफिनेशन ये है, इससे काम चल जाएगा। तो फिलिप कोटलर ने क्या डेफिनेशन दी है, प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज फॉर प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, इतने से हमारा काम चल जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन कंसीडर्ड फॉर सेटिंग प्राइस। तो क्या एस्पेक्ट होते हैं जिनकी वजह से हम प्राइस, आप कह सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस या फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। अब प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल कैसे अफेक्ट करेगा सर, तो देखिए अगर रॉ मटेरियल का प्राइस ज्यादा होगा तो आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा फिक्स करनी पड़ेगी। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस महंगी है तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, प्राइसेस हाई फिक्स करनी पड़ेगी। वाइस वर्सा भी होगा, कम है तो फिर कम हो जाएगा कॉस्ट आपका। नेक्स्ट है आपका मार्केट कंडीशन। मार्केट अगर आपको अलाउ करता है, मार्केट में डिमांड कैसी है, मार्केट में किस चीज की डिमांड ज्यादा है वो भी हम देखेंगे। अगर जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी तो उस प्रोडक्ट की प्राइस भी हाई होगी, जिस प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कम होगी। कंपटीशन इन मार्केट, जिस प्रोडक्ट के लिए कंपटीशन होगा मार्केट में बहुत ज्यादा, वो आप ज्यादा महंगा नहीं बेच सकते हो क्योंकि कंपटीशन अवेलेबल है, कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएगा दूसरे प्रोडक्ट पे। ठीक है, और जो प्रोडक्ट मोनोपोली में यानी कि उसके कॉम्पिटिटर्स नहीं है बहुत ज्यादा, तो उसको आप हाई प्राइस पे बेच सकते हो। सिमिलरली ब्रांड क्वालिटी, अगर क्वालिटी है, ब्रांड है, तो ब्रांड नेम पे आप हाई कॉस्ट चार्ज कर सकते हो। अगर आप जेनरिक प्रोडक्ट बेच रहे हो, जो कि मैंने लास्ट प्रोडक्ट चैप्टर में बताया था, उस पर आप ज्यादा कॉस्ट चार्ज नहीं कर सकते, ज्यादा प्राइस जो है वो चार्ज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, इनके बारे में डिटेल्स मैंने दे दी हैं सारी आपको, बस ये रीड करना है आपको एज इट इज। मैंने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं आप एज इट इज जाकर एग्जाम में लिख सकते हो, इनमें कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं आपको और बहुत आप ये मान के चलिए क्रिस्प तरीके से जो उनका सार निकल रहा है, जो कंक्लूजन है वो मैंने इसमें दिया है 4-4 लाइंस में। तो आप ये पढ़ सकते हो एज इट इज और इसको वहां पर लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग क्या होते हैं। तो भाई प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स, अब हम क्यों प्राइस फिक्स करते हैं, उसके लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव आप सब समझते हैं, क्या उद्देश्य है, एंड टारगेट जो है वो क्या है आपका। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग में। तो सबसे पहले आता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि सबसे पहला जो गोल होता है वो फर्म का प्रॉफिट कमाना ही होता है, जिसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं आपकी। पहला है टारगेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो जो आरओआई होता है, आपने जो पैसा लगाया है उस पर कितना रिटर्न आ रहा है वो हमें बढ़ाना है। मान लो हमने 10 करोड़ रुपए लगाए हैं तो वो 10 करोड़ रुपए का रिटर्न भी तो आना चाहिए। तो पहला तो क्या हो गया ऑब्जेक्टिव कि टारगेट रेट ऑफ आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और नेट सेल्स, तो जो नेट सेल्स पे हमारा जो रिटर्न आएगा वो ज्यादा चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए बेसिकली। दूसरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हम ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है प्राइस सेट करने का वो क्या है, पहला तो हो गया आरओआई, नेट सेल्स, और दूसरा हो गया आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, फिर मार्केट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले कंपटीशन से हमें कोप करना है। जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ भी तो आपको, उनको भी तो फेस करना पड़ेगा ना मार्केट में, तो उनसे कैसे डील करना है। तो मीटिंग और प्रिवेंटिंग कंपटीशन इन द मार्केट, है ना, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको भी मीट करना पड़ेगा भाई। अगर कोई 10 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहा है तो आप 12 में नहीं बेच सकते ऑब्वियसली। ठीक है, बट हाँ अगर आपकी क्वालिटी हाई है या कुछ यूनिक प्रोडक्ट दे रहे हो तब आप सेल कर सकते हो। सिमिलरली मेंटेनिंग ऑफ इंप्रूविंग मार्केट शेयर, आपको मार्केट में शेयर भी बढ़ाना है अपना, क्योंकि ज्यादा शेयर बढ़ेगा कंज्यूमर बेस बढ़ेगा, कंज्यूमर बेस बढ़ेगा आपकी सेलिंग बढ़ेगी, सेलिंग बढ़ेगी तो अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या बढ़ाना है, मार्केट शेयर, ये आपका क्या हो गया दूसरा ऑब्जेक्टिव। और इसमें एक और ऑब्जेक्टिव आपका क्या होगा, प्राइस स्टेबलाइजेशन। प्राइस स्टेबलाइजेशन क्या होता है सर, प्राइस स्टेबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब जैसे ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट होता है, ओलिगोपॉली फॉर्म होती है, कुछ सेलर्स होते हैं और इनका एक प्राइस लीडर होगा, तो वो जो प्राइस सेट करेगा आपको उसी प्राइस को स्टेबलाइज करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आप उससे ज्यादा में नहीं बेच सकते, कम में नहीं बेच सकते। तो मार्केट के अकॉर्डिंग आपको प्राइस स्टेबलाइज करके सेट करने पड़ेंगे कि किस प्राइस पे हम सेल करें, किस पे नहीं। फिर पब्लिक रिलेशन की बात करते हैं हम, तो पब्लिक रिलेशन ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, एनहेंसिंग पब्लिक इमेज ऑफ द फर्म। हमारे बिजनेस की एक पब्लिक इमेज भी होनी चाहिए अच्छी,
तभी तो लोग हम पे ट्रस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके देश में टाटा, हमारा जो देश है इंडिया, उसमें टाटा है, तो वो क्या करता है, उसकी इमेज बहुत अच्छी है। कोई भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं तो हम मानते हैं कि हाँ ये क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद रिसोर्स मोबिलाइजेशन। सर ये क्या होता है? रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब होता है अपने ही बिजनेस में रिसोर्सेज को जनरेट करके और वहीं पर यूज कर लेना उसको, इसको कहते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन। हमने कोई रिसोर्सेज जनरेट किए अपने, जैसे पैसा आया मान लो सेल करके, और वो जो पैसा है वो हमारे बिजनेस के ही एक्सटेंशन में लग गया, उसी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में लग गया, इसको हम बोलते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, आपको याद होने चाहिए। पहला है प्राइस प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव, दूसरा है मार्केट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, तीसरा है पब्लिक रिलेशंस ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये आपको याद होना ही चाहिए, आपसे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ मैंने आपको लिख के दिया है, जैसे अपन देखते हैं कि टारगेट ऑन रिटर्न इन्वेस्टमेंट इन नटसेल पे क्या है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट गोल ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ मेनी फर्म्स। इन दिस द प्राइस रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट मार्जिन। द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड अ प्राइस स्ट्रक्चर टू प्रोवाइड सफिशिएंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला ऑब्जेक्टिव। फिर दूसरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारा समझा दिया, बस एक बार आप अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा। देन आगे हम देखते हैं कि क्या है हमें इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग फॉर फर्म। भाई फर्म के लिए क्या इंपॉर्टेंस है प्राइसिंग का, क्यों वो फर्म जो है वो प्राइस सेट करती है और इसकी इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस क्या है। चलिए एक एक करके समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करें टू डिटरमाइन फर्म्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन। जो कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप सही प्राइसिंग पे, देखिए ज्यादा हाई बेचोगे तो लोग कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे, ज्यादा लो बेचोगे आपको नुकसान हो जाएगा, आप फिर अल्टीमेटली बाहर ही हो जाओगे। तो यहां क्या हो रहा है कि कंपटीशन का जो कॉम्पिटिटर का जो प्राइस है उसको देखते हुए हम प्राइस को रखेंगे तो हम भी सर्वाइव कर पाएंगे। तो पहला जो इंपॉर्टेंस है वो क्या हो गया, डिटरमाइन द फर्म्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन, है ना, हम कॉम्पिटिटिव पोजीशन को डिटरमाइन कर सकें कि किस पोजीशन पे हम आते हैं। दूसरा, टू अचीव द फाइनेंशियल गोल्स ऑफ अ कंपनी, जो भी हमारे गोल्स हैं उनको भी तो अचीव करना है। आपका अगर टारगेट है कि मुझे 1000 2000 जितने भी यूनिट सेल करने हैं महीने में, तो वो टारगेट अचीव करने के लिए प्राइस सही होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है प्राइस, ठीक है। फिर टू डिटरमाइन द क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन, क्वांटम मतलब होता है क्वांटिटी बेसिकली, तो कितनी क्वांटिटी आपको प्रोड्यूस करनी है ये भी तो प्राइस पर डिपेंड करेगा। अगर आपको क्वांटिटी से ही बिजनेस करना है, ज्यादा बेचना है, तो प्राइस कम रखनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप प्राइस हाई रखते हो तो ऑब्वियसली फिर कम सेल होगी आपकी, तो क्वांटिटी पे जाना चाहते हो प्राइस लो रखनी पड़ेगी। देन टू डिटरमाइन द प्रोडक्ट पोजीशनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द मार्केट, आपके प्रोडक्ट की क्या पोजीशन होगी ये भी डिटरमाइन करता है आपका प्राइसिंग। तो फर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है। अगर आप लग्जूरियस ब्रांड बनना चाहते हो तो प्राइस हाई रहेगी, बट उसमें रिस्क है, कम लोग खरीदेंगे, कंज्यूमर बेस छोटा होगा, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। टू डिटरमाइन क्वालिटी एंड वेरिएशन इन प्रोडक्ट, आप कितनी क्वालिटी देना चाहते हो प्राइस में, प्राइस के अकॉर्डिंग। अगर वो वैल्यू दे पा रहे हो कंज्यूमर को तो फिर आपका प्राइस सही है। मान लो आपका प्रोडक्ट है 100 रुपए का और आप कंज्यूमर को बेच रहे हो फॉर एग्जांपल 110 रुपए में, और अगर उसको लग रहा है कि मुझे वैल्यू मिल रही है इसकी, 110 रुपए लायक है ये, तो फिर वो खरीदेगा, ठीक है। तो टू डिटरमाइन द क्वालिटी एंड वेरिएशंस इन द प्रोडक्ट, ठीक है, क्या क्वालिटी होगी क्या वेरिएशन होगी, उसके लिए प्राइसिंग इंपॉर्टेंट। देन टू एस्टेब्लिश कंसिस्टेंसी विद द अदर वेरिएबल इन द मार्केटिंग मिक्स, तो दूसरे वेरिएबल के साथ भी कंसिस्टेंट रहना है आपको। जैसे कि मार्केटिंग मिक्स की बात करें तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि मार्केटिंग मिक्स क्या होती है। अगर आपको बाकी की एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस सेट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट, अगर आप एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो और आपकी प्राइसेस बहुत हाई है तो आप उसके अकॉर्डिंग आपको एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी। अगर प्राइसेस लो है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। मीडियम भी चेंज होते हैं कि आप सोशल मीडिया पे जाना चाहते हो, आप किसी एक्टर को हायर करना, सेलिब्रिटी को हायर करना चाहते हो, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं आपके प्रोडक्ट के प्राइस पे, क्या प्राइस रखा है आपने। देन हेल्पफुल इन मेंटेनिंग सिस्टम ऑफ फ्री एंटरप्राइज एंड लॉन्ग रन सर्वाइवल ऑफ फर्म, तो प्राइस से ही आपका सर्वाइवल जो है वो डिटरमाइन होता है। अगर आप प्राइस सही रखते हो तो आप लंबे समय तक टिके रहोगे मार्केट में। प्राइस ज़्यादा हो जाएगी तो भी बाहर, प्राइस कम हो गई तो भी बाहर, क्योंकि आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे कम प्राइस पे। तो वो चीज़ें सर्वाइवल में आपको हेल्प करती है प्राइसिंग। देन इंप्रूवमेंट इन कंपनीज इमेज, तो कंपनी की इमेज में भी इंप्रूवमेंट होगा ऑब्वियसली। अगर आप सही क्वालिटी का गुड्स सही प्राइस पे दे देते हो, अफोर्डेबल हो, या कोई अच्छी क्वालिटी के गुड्स भी उसके अकॉर्डिंग एक वैल्यूएबल प्राइस पर दे देते हो, तो आपकी जो फर्म की इमेज है, जो उसकी गुडविल है, वो भी इंप्रूव होगी, नो डाउट, ठीक है। तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग फॉर फर्म। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ये सारे पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां लिखा है टू डिटरमाइन फर्म्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन। अब इसमें क्या लिखा है, प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ अ फर्म इज अ मेजर डिटरमिनेंट ऑफ अ फर्म्स सक्सेस एज इट अफेक्ट द फर्म्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन एंड शेयर इन द मार्केट। इफ प्राइस आर टू हाई बिजनेस इज लॉस्ट, इफ प्राइस आर टू लो द फर्म में बी लॉस्ट। तो आप समझ गए होंगे आई होप कि ये प्राइस जो है कितना इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट होता है एक फर्म के लिए। अगर प्राइस थोड़ी बहुत भी ऊपर या नीचे हो गई तो पूरा बिजनेस जो है आपका सर्वाइवल या एक्सटिंक्शन के
वर्ज पर आ जाता है कि वो खत्म होने की नौबत आ जाती है उसकी। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग टू कंज्यूमर्स। भाई कंज्यूमर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है प्राइसिंग का? तो ऑब्वियस ही बात है, जब हम मार्केटिंग पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि मार्केटिंग फोकस्ड ही है कंज्यूमर पर। वो कंज्यूमर की नीड से शुरू होती है, डिमांड से, जब हम रिसर्च करते हैं, और आफ्टर सेल सर्विस भी में कंज्यूमर, तो वो कंज्यूमर ओरिएंटेड ही है मार्केटिंग। तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर के लिए। क्या है? सबसे पहले हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। कैसे? कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदना, कौन सा नहीं खरीदना। उसको जब प्राइस क्लियर हो जाती है तो वो प्राइस के बेसिस पर, आप भी कुछ खरीदते होगे तो प्राइस के बेसिस पर ही सबसे पहले हम वही देखते हैं कि हमारा बजट क्या है। उस सेगमेंट में जितने प्रोडक्ट आ रहे होंगे फिर हम उनको कंपेयर करेंगे, फिर खरीदेंगे जो बेस्ट लगेगा कि भाई इस प्राइस पे ये प्रोडक्ट बेस्ट है, हम ये ले लेते हैं। ठीक है। सेकंड, हेल्प्स इन सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स। तो ऑब्वियसली जो गुड्स बेचे जाते हैं वो सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स के लिए ही होते हैं। ठीक है। थर्ड, हेल्प्स डिटरमाइन द परचेजिंग पावर एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कंज्यूमर। तो परचेजिंग पावर कितनी है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, ये पता चल जाता है कंज्यूमर को। भाई अगर आप कोई बहुत ज़्यादा लग्जूरियस, अब जैसे आप सेलिब्रिटीज़ को देखते हो, वो लोग इतना महंगा पानी पीते हैं इंपोर्टेड है इटली से, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता चलता है कि भाई वो उस लेवल पर कमा रहे हैं, उस लेवल पर उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है, परचेजिंग पावर उतनी है, ये उनको पता चलेगा। हम जिस लेवल पर हम 20 रुपए की बिस्लरी की बोतल खरीद लेते हैं भाई मिडिल क्लास लोग, तो वो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया। ठीक है। तो कंज्यूमर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिटरमाइन हो जाता है प्राइस लेवल से। जो प्राइस लेवल के आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वही आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। ठीक है। इसके बाद एनहेंसमेंट इन द सोशल वेलफेयर। तो सोशल वेलफेयर जो है वो भी एनहेंस होता है। कैसे? भाई अगर आप सही प्राइस पर या कम प्राइस पर मान लो अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं तो कंज्यूमर का जो ओवरऑल सोसाइटी का जो वेलफेयर है वो मैक्सिमाइज होगा ही ऑब्वियसली। ठीक है। तो ये हो गया आपके इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग टू कंज्यूमर्स। ठीक है। इसके बाद ये इसको डिटेल में दिया है तो उसको पढ़ लीजिएगा आप अच्छे तरीके से, थ्योरी। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस, बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, और इस साल भी आपको देखने मिल जाएगा। तो हम एक एक करके समझ लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस कौन कौन से हैं। सबसे पहले दो फैक्टर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर कौन से हो गए? जो फर्म के अंदर हैं और प्राइस को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि पहला क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें मैक्सिमम सेल करना है या हाई क्वालिटी गुड्स को मिनिमम सेल, मतलब बेस कंज्यूमर छोटा चलेगा, हमें क्वालिटी पर ध्यान देना है कि हाई क्वालिटी हम सेल कर रहे हैं। रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट क्या है? टॉप मैनेजमेंट किस प्रकार से रोल प्ले करती है? अगर वो बहुत अच्छे तरीके से प्राइस सेट कर देती है, ठीक है, तो ज़्यादा सेल होगी, और प्राइस अगर ऊपर नीचे होती है तो कॉम्पिटिटर विन करेगा। उसके बाद आपका दूसरा क्या हो सकता है? कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, की प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना आया, उसमें लागत कितनी लगी। अगर वो 6 रुपए का बन रहा है तो हम 8 रुपए का बेच सकते हैं, 10 रुपए का बेच सकते हैं बेसिकली। तो कॉस्ट मतलब आपकी लागत उसमें कितनी लगी है, इनपुट कितना है। फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आपका प्रोडक्ट डिफरेंट है दूसरों से कि नहीं। जैसे कल पढ़ा था हमने प्रोडक्ट में, आपका प्रोडक्ट दूसरों से कुछ यूनिक वैल्यू दे रहा है, नहीं दे रहा है, उसके बेसिस पर अगर यूनिक है तो प्राइस हाई, यूनिक नहीं है तो फिर प्राइस लो रहेगी। मार्केटिंग मिक्स, तो हमने देखा था कल मार्केटिंग मिक्स क्या होती है, तो सारी चीजें जितनी मार्केटिंग से रिलेटेड है वो इसमें आ जाती हैं। तो अगर आपकी मार्केटिंग मिक्स की बाकी जो चीजें हैं वो भी डिटरमाइन करेंगी कि प्राइस क्या होगा। एडवर्टीजमेंट कितना करना है आपको, सेल्स कितनी रखनी है आपको, उसके बेसिस पर डिपेंड होगा कि प्राइस कितना रखेंगे हम। देन साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हो तो ऑब्वियसली प्राइस लो कर सकते हो। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, खर्चा ज्यादा आएगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो फिर प्राइस हमारी कम रहेगी। लोकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन का लोकेशन पॉश एरिया में है, मेन एरिया में आप लोकेट करते हो, कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्राइस हाई हो जाएगी अल्टीमेटली। अगर आप कहीं आउट में ऑपरेट करते हो, वहां से सेल कर रहे हो, प्राइस थोड़ी सी कम कर सकते हो। नेचर ऑफ गुड्स, अगर आपके गुड्स पेरिशेबल है या लग्जूरियस है तो हाई रखना पड़ेगा। कोई पेरिशेबल या छोटे गुड्स बेच रहे हो तो उनकी प्राइस हमें जनरली कॉम्पिटिटर के हिसाब से रखनी पड़ेगी। प्रमोशनल प्रोग्राम्स, अगर आप प्रमोशनल प्रोग्राम्स में ज़्यादा खर्च कर रहे हो तो फिर प्राइस हमें हाई रखनी पड़ेगी। आप नहीं करते हो खर्च तो उसका खर्चा बच जाएगा, हम प्रोडक्ट का कॉस्ट लो कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाहर से क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला है डिमांड। डिमांड कैसे अफेक्ट करेगा? भाई डिमांड जिस चीज़ की ज़्यादा, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में कि डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस भी हाई होगी, क्योंकि उसकी डिमांड ऑब्वियसली ज़्यादा है, ज़्यादा लोग चाहते हैं उसको खरीदना, हाई प्राइस पे बेच सकते हो। बायर्स बिहेवियर क्या चाहता है? अगर क्वालिटी कॉन्शियस है तो फिर हम वैसा गुड्स बनाएंगे, हाई प्राइस रखेंगे। अगर बायर का जो बिहेवियर है वो चीप गुड्स वाला है तो फिर हम सस्ता ही रखना पड़ेगा। ठीक है। कंपटीशन की बात करें तो हमारे कॉम्पिटिटर किस लेवल पे बेच रहे हैं। अगर हम वो गुड 12 का बेच रहा है और कॉम्पिटिटर हमारा 10 रुपए का, नहीं होगा सेल, या तो कोई यूनिकनेस नहीं है तो फिर कॉम्पिटिटर का प्राइस रखना पड़ेगा। वो 10 है तो हमें 10 ही रखना पड़ेगा। कम कर सकते हो थोड़ा बहुत अगर पॉसिबल है, ज्यादा पे तो नहीं बेच सकते आप परफेक्ट मार्केट में। देन रॉ मटेरियल ऑफ इनपुट सप्लायर्स। अब भाई इनपुट सप्लायर्स का रॉ मटेरियल कितने का आ रहा है आपका, उस पर भी डिपेंड करेगा। मान लो रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई, आप केचप बना रहे हो, टोमेटो महंगे हो गए, टमाटर आपको महंगे मिल रहे हैं, तो आपके केचप की प्राइस तो बढ़ानी ही पड़ेगी ऑब्वियसली, तो प्राइस बढ़ जाएगा।
देन प्रेवेलेंट इकोनॉमिक कंडीशन, आपके यहाँ पर कैसी कंडीशन चल रही है, इकोनॉमिक कंडीशन, लोगों के पास पैसा है कि नहीं है। अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो इन्फ्लेशन में आप बेसिकली हाई प्राइस पे बेच ही सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेशन का मतलब ही है गुड्स की प्राइस जो है बढ़ जाना। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट ने बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, अगर तो आप उसको हाई प्राइसेस पर नहीं बेच सकते हो। उन्होंने बता दिया कि ये जो गुड है ये इतने पर ही बिकेगा, इसके ऊपर पेनलाइज हो जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी उस पर, तो फिर हमें उतने तक ही बेचना पड़ेगा। तो आई होप आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स को समझ गए होंगे। ठीक है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देन इसके बाद ये थ्योरी है, इसको आप पढ़ लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको दिए हुए हैं और बेसिकली देखिए क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्राइसिंग, ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, लास्ट 2 से 3 सालों में ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं आपके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्राइसिंग में पहला होता है डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग, दूसरा है कॉस्ट ओरिएंटेड, तीसरा है कंपटीशन ओरिएंटेड और चौथा है वैल्यू बेस्ड। चारों को मैं समझाता हूं एक एक करके, ध्यान से सुनना। सबसे पहले डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग, जितनी डिमांड होगी उसके हिसाब से हम प्राइस रखेंगे। अभी आपको बताया डिमांड अगर ज़्यादा है हम हाई प्राइस चार्ज करेंगे, डिमांड अगर कम है प्राइस लो रखना पड़ेगा। दूसरा है कॉस्ट ओरिएंटेड, कॉस्ट हाई है प्राइस हाई, कॉस्ट लो है प्राइस लो। तीसरा कंपटीशन ओरिएंटेड, कंपटीशन अगर बहुत ज़्यादा है तो हम प्राइस को नहीं बढ़ा सकते, और अगर आप मोनोपोली में सेल कर रहे हो, कंपटीशन है ही नहीं, प्राइस कितना भी चार्ज करो क्योंकि वो आपके पास ही प्रोडक्ट है और किसी के पास है नहीं, तो खरीदना पड़ेगा लोगों को। वैल्यू बेस्ड मतलब आप कंज्यूमर को वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हो कि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मैं दे रहा हूँ, जितने भी आप पैसे खर्च कर रहे हो उसकी बेस्ट वैल्यू मैं आपको प्रोवाइड करा के दे रहा हूँ। अगर ये आपकी फिलोसफी है तो फिर ये किस में आ जाएगा, आपका वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग पे। ठीक है, तो 4 प्रकार की आपकी प्राइसिंग होती है, इनको अच्छे तरीके से आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है, डिमांड ओरिएंटेड और ये क्या होती हैं। इसके बाद सम डिमांड बेस्ड मेथड्स, तो क्या होती है डिमांड बेस्ड मेथड्स भाई, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं परसीव्ड वैल्यू मेथड। अब ये डिमांड बेस्ड मेथड मतलब क्या कि डिमांड तो है लेकिन उसमें भी फिर हम अलग अलग तरीके की मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले है परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग मतलब क्या कि परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग यूजेस बायर्स परसेप्शन ऑफ वैल्यू एंड नॉट द सेलर्स कॉस्ट। हम सेलर का कॉस्ट नहीं देखते हैं, हम बायर्स का परसेप्शन, परसीव मतलब बायर्स का परसेप्शन देखा जाता है, वो कितने रुपए का गुड्स खरीदना चाहता है और उसके अकॉर्डिंग फिर हम उनको गुड्स प्रोवाइड करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, खरीदना तो बायर्स को है ना। हम अगर बेच रहे हैं 100 रुपए की चीज और बायर की जो कैपेसिटी है वो 60 रुपए की खरीदने की है, वो क्यों खरीदेगा। तो सबसे पहले परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशियल प्राइसिंग, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आप दूसरों से हटकर दिखना चाहते हो तो फिर आपका प्रोडक्ट कुछ अलग है तो आप उस पर बेच सकते हो। ठीक है, इसमें ठीक है, ये देखिए दूसरा कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग, अ मेथड ऑफ सेटिंग प्राइसेस दैट टेक्स इनटू अकाउंट द कंपनीज प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। तो अब अगर कॉस्ट ज्यादा है तो हमें कॉस्ट देख के ही प्राइसिंग सेट करनी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग। ज्यादा कॉस्ट है ज्यादा प्राइस रखेंगे, कम कॉस्ट है कम प्राइस रखेंगे। यहां पर देखिए कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, मार्कअप प्राइसिंग, ब्रेक इवन प्राइसिंग। ब्रेक इवन प्राइसिंग मतलब क्या कि इसमें हम कोई प्रॉफिट नहीं कमाते, जो कॉस्ट है उतने में बेच देते हैं। ये जब करते हैं जब प्रोडक्ट का प्रमोशन करना हो। ठीक है, मार्कअप प्राइसिंग बेसिकली ये होती है कि हम कुछ एक लिमिट सेट कर देते हैं कि इतने पर हम बेचेंगे कॉस्ट के ऊपर। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग की कॉस्ट प्लस फिक्स कर देंगे कि इतने रुपए हम इसके ऊपर ही बेचेंगे। अगर 10 रुपए का कॉस्ट है तो 4 रुपए हमने अपना फिक्स कर दिया, 14 रुपए में हम बेच रहे हैं उसको। देखिए यहाँ देखते हैं अपन क्या होता है। ये सबसे पहले ये देख लीजिए आप, हाँ, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। Cost plus pricing is the cost-based method for setting the price of goods and services. This type of pricing, most common type of pricing. This is approach. अब ये देख लीजिए, selling price is equal to total cost plus desired unit profit. टोटल कॉस्ट अगर मान लो जैसे आपने एक सैंडविच बनाई, ठीक है, यहाँ दिया है आपको 100 रुपए की सैंडविच है, 50% अपना मार्जिन रखा, 150 रुपए में हमने बेचा, मतलब फिक्स कर दिया कि 100 की कॉस्ट थी, 50 हम रखेंगे, 150 रुपए हमें सेलिंग प्राइस रख दी। ठीक है, मार्कअप क्या होता है भाई, तो मार्कअप में देखना, मार्कअप इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ अ गुड्स और सर्विस एंड इट्स सेलिंग प्राइस। दिस प्राइस पॉलिसी इज जनरली अडॉप्टेड बाय द रीसेलर्स हु ऑब्टेन द प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स और होलसेलर्स। तो इसका मतलब है बीच में कितना कमीशन लेना है। ये भी फिक्स ही होता है कि अगर मान लो हम वहां से प्रोडक्ट ला रहे हैं मैन्युफैक्चरर से और उसने मुझे 5 रुपए का प्रोडक्ट दिया है या 500 रुपए का प्रोडक्ट दिया है, तो उस पर मैं अपनी 20 रुपए मार्जिन फिक्स कर देता हूं, कमीशन टाइप का। तो इसको हम बोलते हैं मार्कअप प्राइसिंग। ठीक है, ब्रेक इवन क्या होती है, ब्रेक इवन प्राइसिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग प्राइस पॉइंट एट विच बिजनेसमैन विल अर्न जीरो। अभी बताया आपको, जितनी कॉस्ट प्राइस होगी उतने पे ही बेच देंगे, क्यों, प्रमोशन करना चाहते हैं, है ना, स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर है आपका
कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइस, तो कंपटीशन के हिसाब से हम बेचेंगे, जो भी कॉम्पिटिटर हमारा सेल कर रहा होगा, जैसा आपको दिया है पेप्सी जितने की बिकेगी उतने ही कोक को बेचना पड़ेगा, अगर ये महंगा कर देंगे तो लोग यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो कंपटीशन के अकॉर्डिंग हमें प्राइस रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें भी दो होते हैं, गोइंग रेट प्राइसिंग, सील्ड बिड प्राइसिंग। गोइंग रेट प्राइसिंग क्या होती है? फिक्सिंग द प्राइस एज पर द मार्केट ट्रेंड इज नोन एज गोइंग रेट, तो जैसे मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से कर दिया गोइंग रेट, है ना, जो चल रहा है ऑन गोइंग है। Sealed bid pricing, all those business lines where the firms bid for jobs, competition based pricing is followed rather than the cost and demand। यहां पर हम क्या करते हैं, where the firm bid for jobs और competition, तो firms bid लगाती हैं, एक बोली लगती है, ठीक है, नीलामी टाइप की, तो वो जो bid करती हैं उसके अकॉर्डिंग फिर प्राइस सेट की जाती है। जनरली ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट का फीचर होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आप, these competitions based pricing methods are generally followed by the managers when, आप देख लेना कब कब फॉलो करा जाता है, तो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है तब करेंगे, रिटेलेटरी प्राइस है तब करेंगे, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। और इसी के साथ साथ आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग मैंने आपको बता दिया कि कंज्यूमर को वैल्यू प्रोवाइड करनी है हमें, प्राइसिंग स्ट्रेटजी विच सेट्स प्राइस प्राइमरीली अकॉर्डिंग टू द परसीव्ड और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। तो इतना ही आपका ये चैप्टर है। इसके बाद मेजर जो प्राइसिंग मेथड है, ये आपको देखिए, अब ऐसा भी हो सकता है कि 3 मार्कर में आपसे एक मेथड पूछ ले, ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि सारी मेथड पूछ ले वो और आपका एक 5 मार्कर का क्वेश्चन दे दे वो, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। यहां तक का आप कवर कर लीजिए ये वाला, तो ये हम पार्ट 1 कवर करते हैं, और क्योंकि अभी देखिए टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, तो ये जो इसके बाद की जो मेथड्स हैं इनके लिए मैं अलग से एक और वीडियो लेकर आऊंगा, इसी चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप इतना पढ़ लीजिए, नोट्स मैं सारे डाल दूंगा, नोट्स आप वहां से कवर कर लीजिएगा, जिन लोगों को जल्दी पढ़ना हो तो वो नोट से पढ़ सकते हो, टेलीग्राम पे मैं लिंक दे दूंगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मेरी कोशिश बस ये है कि आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाए और उसके साथ आपको नोट्स मिल जाए, तो इतने तो आप समझदार हैं, 12th क्लास में हैं कि आप रीड करके और जो ये लेक्चर है उसको देखकर चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।